नमस्कार, एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए कक्षा 12 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम प्रायिकता है। प्रायिकता के अंदर हम बेस प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को पढ़ चुके थे। आज हमको उसके क्वेश्चन लगाने हैं। तो अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पीछे उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं प्रश्नावली 13.3 का। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा कि एक क्लास में 5 लाल और 5 काली गेंद हैं, यानी क्लास में लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 5 और काली गेंद कितनी है? 5। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। लाल गेंद 5 और काली गेंद 5 है। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है तथा एक कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को समझने की बारी है। देखो बेटा जी, ये हमारा कोई एक कलश है, ये मान लीजिए कलश है। इस कलश के अंदर लाल गेंद कितनी है बेटा? लाल गेंद कितनी है? 5। और इसके अंदर काली गेंद कितनी है बेटा? 5। क्वेश्चन को जरा ढंग से समझ लेना। एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, फिर उसका कलर नोट कर लिया जाता है। अब ये निकली गई गेंद एक तो लाल हो सकती है, एक काली हो सकती है। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसका कलर देख लिया जाता है और देखने के बाद में इसको तो वापस रख ही दिया जाता है। उसके अलावा जिस कलर की निकली है उसी कलर की 2 गेंदें और रख दी जाती है और उसके बाद में दूसरी गेंद निकाली जाती है। ये तो पहली बार निकाली गई और ये दूसरी बार गेंद निकाली गई, लेकिन इसको वापस रख जरूर दिया गया। दूसरी गेंद निकाली गई है तो इस दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछी गई है। इस गेंद के क्या होने की प्रायिकता पूछी है? लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई है। यानी आपसे लास्ट की प्रायिकता ही पूछी गई है, इससे पहले की कोई प्रायिकता नहीं पूछी गई है। यानी गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो देखिए बेटा जी, गेंद के लाल होने की प्रायिकता से पहले कितनी घटनाएं यहाँ पर पहले घटित होंगी, इस बात को ध्यान दीजिए। कलश में लाल गेंद 5 और काली गेंद 5 है, तो कुल कितनी गेंद है? फिलहाल कुल 10 गेंद है। अब ये क्या कह रहा है कि पहली बार एक गेंद निकाली गई है, पहली बार एक गेंद निकाली गई है और इसका कलर नोट कर लिया गया है। अब पहली बार जो गेंद निकाली गई है, ये पहली बार गेंद निकाली गई है, ये लाल रंग की भी निकल सकती है और ये गेंद आपकी काले रंग की भी निकल सकती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल हो सकती है और काली हो सकती है, 2 परिणाम हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको तो रख दिया जाता है, यानी टोटल गेंद तो वापस 10 हो जाती है। लेकिन जिस कलर की गेंद निकली है ना, उसी कलर की 2 गेंदें और रख दी जाती है और उसके बाद में एक गेंद निकाली जाती है। उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? यानी इस गेंद से पहले 2 घटनाएं घटित हो सकती है कि पहली गेंद आपकी लाल भी निकल सकती है, पहली गेंद आपकी काली भी निकल सकती है। तो यहां से आपको लाल गेंद की प्रायिकता दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? पहली गेंद की लाल होने की प्रायिकता गुणा फिर उसके बाद में दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। और या इससे क्या हो सकता है कि पहली गेंद काली हो सकती है और उसके बाद में दूसरी गेंद लाल हो सकती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पहली गेंद अगर रेड कलर की निकलती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? R1 घटना। और पहली गेंद अगर काली निकलती है तो उसको क्या बोल सकते हैं? B1 घटना। और दूसरी गेंद अगर रेड निकलती है तो उसको क्या बोल सकते हैं? R2 घटना। नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि पहली गेंद लाल कलर की निकलती है, उस घटना का नाम क्या रख दिया? R1 घटना। और दूसरी गेंद पहली गेंद काली निकल सकती है तो उसका नाम क्या रख दिया? ब्लैक B1 घटना। और दूसरी गेंद लाल निकल, इसका नाम क्या रख दिया? R2 घटना। और अपन को किसकी प्रायिकता निकालनी है? R2 की। अब R2 की प्रायिकता को कितने तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? R2 यानी गेंद लाल कैसे कैसे निकल सकती है? तो पहली गेंद लाल तथा फिर दूसरी गेंद भी लाल, और पहली गेंद काली तथा दूसरी गेंद भी काली। तो क्या यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मैं लिख देता हूं यहां पर कि पहली गेंद के लाल होने की घटना, इसको अपन बोल देते हैं R1, और दूसरी, या पहली लिख देता हूं, पहली गेंद के काली होने की घटना,
क्योंकि पहली गेंद आपकी लाल भी हो सकती है, तो पहली गेंद आपकी क्या हो सकती है, काली भी हो सकती है। और दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता घटना को बोलते थे R2। दूसरी निकाली गई गेंद के लाल होने की घटना, इसको क्या बोलते हैं अपन, R2। तो यहां से देखिए भाई, आपको निकालना प्रायिकता किसकी, R2 की, यानी दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए इसकी प्रायिकता। तो कितने पथ बन रहे हैं उससे पहले, दो रास्ते बन रहे हैं कि पहली गेंद लाल होए तथा दूसरी गेंद भी लाल होए, या पहली गेंद काली हो तथा उसके बाद दूसरी गेंद भी, वो पहली गेंद काली हो तथा दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो यही तो कहती है अपनी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय थी कि लास्ट वाले रिजल्ट से पहले आपको कितनी घटनाओं से गुजरना पड़ रहा है, दो घटनाओं से। तो क्या हो जाएगा कि प्रायिकता की पहली गेंद लाल हो, यानी प्रायिकता की पहली गेंद निकाली गई लाल हो, यानी प्रायिकता की R1 घटना घटित हो जाए। R1 घटना का मतलब पहली गेंद लाल होता था, प्रायिकता की दूसरी गेंद भी लाल हो, प्रायिकता किसकी, R2 की, कब, जब पहली गेंद लाल निकल चुकी है। समझ में आ रहा है बेटा कि प्रायिकता पहली गेंद के लाल होने की तथा यानी गुणा प्रायिकता दूसरी गेंद के लाल होने की यदि पहली गेंद लाल निकल चुकी है। या तो एक घटना ये हो सकती है, और क्या हो सकती है कि प्रायिकता कि पहली गेंद तो क्या निकले, काली, गुणा फिर प्रायिकता कि दूसरी गेंद रेड निकल जाए, R2 घटना घटित हो जाए यदि पहली गेंद काली निकल चुकी है। अब यहां से देखिए, आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अगर रेड निकल रही है तो रेड कलर की दो ऐड हो रही है, और अगर काली निकलेंगी तो काले रंग की दो ऐड हो जाएंगी। तो ये तो है PR1। PR1 का मतलब है पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, घटना का नाम है, P लग गया तो प्रायिकता हो गई, पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद कितने में से निकल रही है आपकी, 10 में से, तो इसकी कितनी प्रायिकता हो जाएगी लाल होने की, 5/10 गुणा। अब क्या कह रहा है कि अगर पहली गेंद मतलब R1 घटना घटित होने के बाद में R2 की प्रायिकता चाहिए, यानी पहली गेंद अगर लाल निकल चुकी है तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, पहली गेंद अगर लाल निकल चुकी है तो बंदा दो लाल और डाल रहा है इसके अंदर, तो अब लाल कितनी हो जाएंगी आपकी इसके अंदर, 5 तो पहले की थी, 2 और डाल देगा, कितनी हो जाएगी 7, और कुल गेंद भी कितनी हो जाएगी 12। भाई ये क्या है, प्रायिकता रेड 2, यानी दूसरी गेंद रेड निकलने की प्रायिकता यदि पहली बार लाल निकली है, तो उसने यही भी तो कहा था कि रंग नोट करने के बाद में दो गेंदें उसी कलर की डालते हो, तो लाल रंग की दो गेंदें और डाल दी उसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लाल रंग की कितनी होगी 7 और बटे टोटल कितनी होगी 12, प्लस प्रायिकता ब्लैक 1, यानी पहली गेंद काली होने की प्रायिकता, पहली गेंद काली होगी तो काली कितनी है अपने पास में 5, यानी 5/10 गुणा प्रायिकता रेड 2, यानी दूसरी गेंद रेड होने की प्रायिकता यदि पहली गेंद कैसे निकल चुकी है, काली। अब पहली गेंद काली निकल गई तो इसमें 2 ऐड तो करी, लेकिन वो काली ऐड हुई है, लाल तो अभी भी कितनी है 5 और बटे टोटल तो बढ़ गई, टोटल कितनी होगी 12। अब यहां से क्या सिनेरियो बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 बराबर कितना आएगा आपका, यहां से 7 5 35/120 और ये 25/120, ये कितना आ जाएगा, लेस से आ जाएगा 120, और 35 और 25 60, ये कितना आ जाएगा 1/2। इस तरीके से आपका बिल्कुल टोटल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल में की क्वेश्चन है, अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आधारित था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं, और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं। दोनों थैलों में से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है, उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, जो कि गेंद कैसी कलर की निकल चुकी है, लाल निकल चुकी है। देखिए भाई वही मैं सिनेरियो बनाता हूं कि ये 2 थैले हैं, ये बैग फर्स्ट है और ये बैग सेकंड है, 2 ही थैले हैं। इसमें पहले में लाल कितनी है, पहले बैग में लाल कितनी है आपके 4 लाल और 4 काली, लाल 4 और काली भी 4। और दूसरे थैले में 2 तो लाल है 6 काली है, लाल 2 है और काली कितनी गेंद है 6 काली गेंद है। एक बंदा क्या करता है, रैंडमली पहले तो एक बैग को सिलेक्ट करता है, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करता है, और उसके बाद में से पता नहीं कौन से बैग में से निकालता है, लेकिन एक गेंद निकाल देता है।
अब गेंद निकाल लेता है उस जो कि पता भी चुका है कि जो गेंद निकाली गई है वो कौन से कलर की है, लाल गेंद है। मतलब बेटा जी समझ लो कि फाइनल आउटकम्स तो पता भी है कि लाल कलर की गेंद निकली है, तुम तो अब ये बताओगे कौन से बैग में से निकली है, और वो भी कौन से बैग की पूछ रहा है, बैग नंबर फर्स्ट में से निकली है। यानी रिवर्स क्वेश्चन हुआ कि नहीं, यानी लास्ट परिणाम तुमको पता भी है कि गेंद कैसे निकली है, लाल। आप तो ये बताओ कि गेंद कौन से थैले से निकली है, पहले थैले से निकली है। तो आपको मैंने बताया है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसको तो को मानना है ए। तो गेंद के लाल कलर की निकल, मैं पहले तो यहां पर लिख देता हूं बैग फर्स्ट, या पहले बैग फर्स्ट बैग में लाल गेंद कितनी है, 4, और काली कितनी है, 4। और सेकंड बैग में लाल कितनी है, 2, और काली कितनी है, 6। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इन बैगों को रैंडमली किसी भी एक को सेलेक्ट कर रहा है। बैग सेलेक्ट आराम से करेगा रैंडम, जिस तरीके से जैसे 1 और 2 बैग है उसमें से पहले वाले बैग को सिलेक्ट करेगा तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बैग है, एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रायिकता, इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। वो कह रहा है कि इनमें से पहली बार तो बैग सेलेक्ट करेगा, भाई इसमें से निकालूं कि इसमें से निकालूं, और फिर पता नहीं किसी में से निकाला जो कि लाल गेंद है। अब ये लाल गेंद होने वाली घटना को, लास्ट वाली घटना को क्या मानना पड़ेगा, ए। इसकी प्रायिकता हमको दी चुकी, ये घटना हमारी घटित हो चुकी है। तो मैं ये लिख देता हूं गेंद के लाल रंग की होना, उस घटना को क्या बोलते हैं अपन ने, ए। कि गेंद लाल रंग की निकली, उस घटना का नाम क्या दे दिया, ए। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, यानी रिवर्स। तो गेंद तो आपके पहले थैले से भी निकल सकती है, तो गेंद तो आपके दूसरे थैले में से निकल सकती है। यानी ये दो घटनाएं हो गई E1 और E2। तो आपको ये पूछे ना भाई इसकी क्या प्रायिकता है, तो उन्हीं घटनाओं को क्या नाम देना, E1 E2 E3 डॉट डॉट। पूछा तो है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकली है। तो यार आपको यहां से देखने पड़ेंगे कि यार गेंद तो पहले थैले से भी निकल सकती है, तो गेंद तो दूसरे थैले से भी निकल सकती है, अगर तीसरा भी थैला होता तो उससे भी निकल सकती है। तो गेंद के पहले थैले में से निकलने की घटना को क्या नाम दोगे, E1। तो गेंद के पहले थैले, पहले बैग बोल रहा हो, थैला एक ही बात है। गेंद के पहले थैले से निकलने की घटना बराबर E1, और गेंद के दूसरे थैले से निकलने की घटना क्या बोल दिया, E2। अब देखिए बेटा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, और अपन को प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है E1 की। प्रायिकता निकालनी, गेंद पहले थैले से निकली है, यानी प्रायिकता निकालनी है E1 की। कब, जबकि एक घटना घटित हो चुकी है। मतलब समझे, प्रायिकता किसकी निकालनी, E1 की। कब, जब एक घटना घटित हो चुकी है, यानी लाल गेंद तो निकल चुकी है। हाँ, तो इसकी प्रायिकता निकालो कि गेंद पहले थैले से निकली है। तो बेस प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, आपको ये तो ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देना है कि PE1 ये वाला तो, और गुणा PA/E1, ऐसे याद रख सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा, A/E1, और यहां पर आ जाएगा PE1 गुणा PA/E1 प्लस PE2 और गुणा PA/E2। अब मैं मान वहां पर निकाल लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया कि आपको सर हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी E1 E2 और E इनकी प्रायिकता, और एक जरूरत पड़ेगी PA/E1 PA/E2 PA/E3 की। तो आराम से घबराए नहीं, एक भी बच्चे को दिक्कत आ जाए तो मेरी गारंटी बेस प्रमेय के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन। PE1 हिंदी पढ़िए एक बार, गेंद के पहले थैले से निकलने की घटना, यानी गेंद पहले थैले से निकली, इसकी क्या प्रायिकता होगी, गेंद पहले थैले से निकलेगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि दोनों थैलों को किसके हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है, रैंडम, यादृच्छिक रूप से। इससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा कि भाई सिक्का उछलेगा तो ये आएगा, पासा उछलेगा तो ये आएगा, नहीं। बैग पहला दूसरा दोनों में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। P2, अब E2 किसका नाम दिया, गेंद के दूसरे थैले से निकलने की घटना, यानी गेंद के दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता, वो भी कितनी, 1/2। अब क्या आपको एक तो चाहिए PA/E1। अब सुनिए, इसका मतलब क्या है कि अगर E1 घटना घटित हो गई तो A की प्रायिकता क्या है, E1 मतलब गेंद पहले थैले में से निकली है तो लाल रंग की क्या प्रायिकता, A मतलब तो लाल रंग की होने की,
यदि गेंद पहले थैले से निकल चुकी है, E1 घटना घटित का मतलब यदि गेंद पहले थैले से निकल चुकी है तो गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है? अगर गेंद पहले थैले से निकलती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है? तो पहले थैले में लाल भी 4, काली भी 4, यानी 4/8। कितना लाल? 1/2। और क्या चाहिए? और आपको चाहिए, मैं यहां पर लिखता हूं PA/E2, तो बस वही लिख देता हूं PA/E2, PA/E2, यानी गेंद कौन से थैले में से निकली है? दूसरे थैले में से। तब बताओ लाल होने की प्रायिकता। दूसरे थैले में से निकलेगी तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो चुकी है? लाल 2 है, टोटल 8 है, यानी कितनी आ जाएगी? 1/4, 1/4। अब ये सारे मान आपको इसके अंदर रख लेने हैं तो आपको मान मिल जाएगा PE1/A। यहां से क्या आएगा? ये तो आपके PE1 का मान तो 1/2 और ये 1/2 बटे 1/2 और ये 1/2 और P2 का मान 1/2 और PA/E2 का मान 1/4। तो ऊपर का आ जाएगा आपका 1/4 और भाग ये भी 1/4 और ये 1/8। अब देखिए यहां से कितना आएगा आपका? ऊपर तो आएगा 1/4 भाग, यहां पर क्या आएगा? लैसा 8 आएगा, तो 4 दूनी 8 यानी 2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 3/8। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1/4 में भाग देंगे इसका तो 8/3 हो जाएगा, यानी 1/4 गुणा 8/3, यानी 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2/3। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 2/3। और यही आपका क्या राइट आंसर है? कितना? 2/3। अगर मैं कह रहा हूं कि गारंटी है बेस प्रमेय का क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा आपका, अगर आप इस सिनेरियो को ध्यान रखें तो कि सर लास्ट वाली घटना, जो घटना घटित होगी उसका नाम ए दे दो और जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है ना उसके संदर्भ में हमको ये देखना है कि यार उसके अलावा क्या क्या और पहले घटित हो सकती है, उनके नाम क्या देना है? E1, E2, E3 ... यही बेस प्रमेय है, रिवर्स थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी की। संपूर्ण प्रायिकता की क्या है? विपरीत प्रमेय है। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका एंड हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्क्रीन पे। यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम ये सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले में से 30% और नहीं रहने वाले में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। अंत में विद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक से चुना गया है और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला छात्र है? देखो ये एक महाविद्यालय है, समझ लीजिए ये आपका महाविद्यालय है, इसमें छात्र रहते हैं, इस महाविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। लेकिन ये तरीका ये है कि महाविद्यालय के अंतर्गत जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनमें से 60% तो इसी का हॉस्टल में रहते हैं। इसका हॉस्टल भी है, ये क्या है? हॉस्टल, छात्रावास। इसमें 60% छात्र क्या है कि इस महाविद्यालय के हॉस्टल में रहते हैं और 40% विद्यार्थी बेचारे इस हॉस्टल में नहीं रहते हैं, यानी वो अपने घर रहते हैं। पहले साल के परिणाम, इससे पहले के साल के परिणाम ये सूचित करते हैं कि हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उन छात्रों में से कितने परसेंट के? 30% के ए ग्रेड मिलता है और नहीं रहने वालों के 20% के ए ग्रेड मिलता है। एक छात्र को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ये छात्र है, एक छात्र को जो जिसके ए ग्रेड प्राप्त है, हमको ये भी पता चला कि इस छात्र का ए ग्रेड मिला है। एक छात्र को सेलेक्ट किया गया जिसके ए ग्रेड है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला ही है? अरे मेरे रसगुल्लो, छात्रावास में रहने वाले ने क्या नहीं रहने वालों को भी ए ग्रेड मिल रहा है, तो वो छात्र जिसके ए ग्रेड मिला है वो छात्रावास में रहने वाला भी हो सकता है, वो छात्रावास में नहीं रहने वाला भी हो सकता है। लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट कहां पर खत्म हो रहा है कि एक छात्र को सेलेक्ट किया गया है जिसके ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, यानी कौन सी घटना है जो घटित हो भी चुकी है, छात्र को सेलेक्ट किया और ए ग्रेड प्राप्त हो चुका, इसी घटना को अपन क्या नाम दे देंगे? एक नाम दे देंगे। छात्र के
ए ग्रेड पाने की घटना, आने की घटना बोलता हूं कि इसको अपन ए नाम दे देते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो छात्र छात्रावास में रहता है, तो वो छात्रावास में रह भी सकता है, तो वो छात्रावास में नहीं भी रह सकता, क्योंकि नहीं रहने वालों को भी ए ग्रेड मिला है। तो इन्हीं को कहते हैं आपको E1 और E2, कि छात्र के छात्रावास में रहने की घटना को बोलते हैं E1 और छात्र के छात्रावास में नहीं रहने की घटना को क्या बोलते हैं E2। छात्र के छात्रावास में रहने की घटना, इसको अपन बोल देते हैं E1, और छात्र के छात्रावास में नहीं रहने की घटना, इसको अपन ने दे दिया E2। आपसे प्रायिकता E1 की पूछी है, एक घटना घटित भी हो चुकी है। क्या आपको बताओ प्रायिकता क्या करोगे? छात्र छात्रावास में रहता है, यदि ए ग्रेड उस छात्र को मिला है, एक छात्र सेलेक्ट किया, उसको ए ग्रेड तो मिल गया, आप तो ये बताओ छात्रावास में रहने वाला ही है क्या? छात्रावास में रहने वाला हो भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब देखिए छात्रावास में कितने बच्चे रहते हैं? छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं? 60%। और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, यानी छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी, छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40%। छात्रावास में रहते हुए ए ग्रेड कितने को मिला है? 30% को। लिख देता हूं मैं यहां पर, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में ए ग्रेड प्राप्त किया, कितने ने? 30%। 30% ऐसे छात्र थे जिन्होंने छात्रावास में रहते हैं, उन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया। और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में ए ग्रेड प्राप्त किया, वो कितने? 20%। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है, मैंने उसको लिख दिया है। छात्रावास में कितने परसेंट विद्यार्थी रहते हैं? 60%। कितने विद्यार्थी नहीं रहते? 40%। छात्रावास में रहते हैं उनमें ए ग्रेड कितने को मिला है? 30%। जो छात्रावास में नहीं रहते उनमें ए ग्रेड कितने को मिला है? 20%। कैमरे में देख लेता हूं आ रहा है क्या? इधर का लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सब पहले तो प्रायिकता निकालें E1 की। E1 यानी छात्रावास में रहने की प्रायिकता, कितने परसेंट छात्रावास में रहते हैं? 60%। यानी ये तो हो गया 60%। 60% मतलब 60/100 कट जाएगा, कितना आएगा? 3/5। ये तो आपका PE1 आ गया। और क्या निकालना है? PE2। PE2 का मतलब छात्र के छात्रावास में नहीं रहने की प्रायिकता, एक घटना का नाम है E2। तो प्रायिकता निकालनी तो छात्रावास कितने परसेंट छात्रावास में नहीं रहते? 40%। यानी कितना आएगा? 40/100। यानी कितना आ गया आपका? 0 से 0 कट गया, 2/5। और क्या निकालना आपको? PA/E1। अब सुनिए, छात्र छात्रावास में रहता तो ए ग्रेड प्राप्त होने की प्रायिकता, छात्र छात्रावास में रहता तो ए ग्रेड प्राप्त होने की प्रायिकता, छात्र छात्रावास में रहता तो ए ग्रेड प्राप्त होने की प्रायिकता। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ए ग्रेड कितने को मिला? 30%। यानी कितना आ गया? 3/10। 30/100 हो जाएगा, 3/10। और क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी A/E1 E2। E2 मतलब छात्र छात्रावास में नहीं रहता है, छात्र छात्रावास में नहीं रहता है तब ए ग्रेड होने की प्रायिकता। छात्रावास में नहीं रहने वाले कितने छात्रों को ए ग्रेड मिला है? 20%। यानी ये आ गया 20%। यानी कितना? 1/5। 20/100 1/5। तो आपसे पूछी क्या गई है? प्रोबेबिलिटी कि E1 में कि छात्र के छात्रावास में रहने की प्रायिकता ज्ञात करो यदि ए ग्रेड प्राप्त हो चुका है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहां से? PE1 गुणा PA/E1 बटे PE1 गुणा PA/E1
प्लस P2 गुणा PA/E2, मान रख लीजिए। PE1 का मान कितना आएगा? PE1 का मान है 3/5 गुणा PA/E1 का मान कितना है? 3/10 बटे, ये तो आ ही जाएगा 3/5 गुणा 3/10 प्लस P2 का मान कितना है? 2/5 और PA/E2 का मान कितना है? 1/5। ऊपर तो कितना आएगा? 9 इसको मैं यहां कर रहा हूं, ऊपर तो आ गया 9/50 भाग, ये आ गया 9/50 और ये आएगा 2/25, यानी ये बन जाएगा 4/50। ऐसे लोगे आप 4/50 है क्योंकि 2/25 तो 4/50 बोल सकते हैं अपन। तो 9/50 है 2 4/50, ये कितना आ गया? 9 4 13/50, यहाँ पर आएगा 13/50, कट जाएगा, कितना आएगा? 9/13। आंसर कितना आ गया आपका? 9/13। तो बेस प्रमेय में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हूँ, दिस इज माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए, विदाउट पढ़कर एग्जाम में अटेंड कीजिए। ध्यान इतना ही रखना है, जो घटना घटित हो चुकी उसका नाम ए देना है, उससे पीछे की जो घटनाएं पूछता है उनकी प्रायिकता उनको नाम E1 E2 E3 डॉट 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 E1 EN में देना है। तो इसी चीज का ध्यान रखें, बस कोई दिक्कत वाली पढ़ाई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, डन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लगा के देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है भाई, ऐसा है, उसमें या तो विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगा के भी उत्तर दे सकता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। यह उत्तर जानता है, उसकी प्रायिकता कितनी है? 3/4। और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। मैं लिख सकता हूं उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। या तो उत्तर जानता है, अनुमान लगाता है। अगले क्या कहेंगे? मान ले कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता वो कितनी है? 1/4। यानी 1/4 मतलब 25% हो गया। 25% का मतलब है कि 100% में से 25% का उत्तर तो सही भी दे देगा अनुमान लगाएगा जब भी। इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। एक बंदा है, इससे कोई प्रश्न पूछा गया और इसने सही उत्तर दे भी दिया, ये तो पता भी है कि उसने सही उत्तर भी दे दिया। ये बंदा है, इससे कोई प्रश्न पूछा गया, इसने सही उत्तर भी दे दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वास्तव में उत्तर जानता ही था, क्योंकि अनुमान लगा के भी सही उत्तर देता है बंदा। तो इस बच्चे के द्वारा सही उत्तर देने की घटना को क्या बोलते हैं? ए। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह उत्तर जानता है, वास्तव में उत्तर जानता है। इसकी क्या प्रायिकता है? तो वास्तव में तो वो उत्तर जान भी सकता है, तो वास्तव में तो अनुमान भी लगा सकता है। तो ये घटना हो जाएगी कि E1 और E2। समझ में आया बेटा? छात्र के द्वारा सही उत्तर देने की घटना को क्या बोलेंगे? पण ए, क्योंकि सही उत्तर दिया है, ये तो हमको पता है। प्रश्न बोल रहा है, एक छात्र से एक प्रश्न पूछा गया, उसने सही उत्तर भी दे दिया। आप तो ये बताओ कि अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रश्न का उत्तर जानता ही था, क्योंकि बंदा अनुमान लगा के भी सही उत्तर देता था। आई बात समझ में? बंदा अनुमान लगा के भी सही उत्तर देता था। तो उत्तर सही उत्तर देने की घटना को क्या बोलते हैं? ए। और सही उत्तर जानने की घटना को बोलते हैं E1 और अनुमान लगाने की घटना को बोलते थे E2।
सही उत्तर देने की घटना को दे दिया ए, यानी ये घटना तो आपको पता भी है, उत्तर सही दिया है। उत्तर जानने की, उत्तर जानने की घटना कि वास्तव में उत्तर जानता था, उसकी प्रायिकता, उसकी घटना का नाम E1 है। और अनुमान लगाने की, अनुमान लगा के भी सही देता है, अनुमान लगाने की घटना, इसका नाम दे देते E2। अब देखिए E2, आपको तो एक तो चाहिए PE1। PE1 का मतलब उत्तर जानने की प्रायिकता, ये तो घटना का नाम है। उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। सब मिल जाएगा आपको, किताब वाला अपने आप देगा, ऐसी तैसी करा के देगा। PE2, E2 किसका नाम दिया है? अनुमान लगाने की घटना। तो P का मतलब प्रायिकता, अनुमान लगाने की प्रायिकता, अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी? 1/4। और क्या चाहिए आपको? और आपको चाहिए PA/E1। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं उत्तर जानता हूं तो सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। अगर मैं उत्तर जानता ही हूं तो मैं सही उत्तर दूंगा ना। फिर अगर आपसे कोई पर्सन पूछे, कोई टीचर, और आप उत्तर जानते हो तो आप कैसा उत्तर बताओगे? सही बताओगे, गलत बताओगे? सही तो उत्तर बताओगे। तो अगर वह उत्तर जानता है, E1 का मतलब उत्तर जानता है, तो उसके द्वारा सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 100% सही देगा। फिर तो एक विद्यार्थी उत्तर जानता है, उसका सही उत्तर जानता है, सही उत्तर जानता है, तो फिर सही उत्तर बताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो उत्तर जानता है E1, यानी उत्तर जानता है, तो फिर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी अगर वो अनुमान ही लगाता है, अगर वो अनुमान लगाता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी बेटा लाल? 1/4। बेस प्रमेय का पर्सन गलत हो जाए तो डिसलाइक करके चला जाना। बेस प्रमेय का एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अन्यथा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ग्रुप पहुंचाइए ऐसे बच्चों तक जहां तक ये सुविधा पहुंच सके, तो पहुंचाइए प्लीज। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है इस चीज की। आपको निकालना क्या है इसके अंदर? प्रोबेबिलिटी E1 की। आप तो बताओ कि प्रायिकता है कि वो उत्तर जानता ही था, कब? जबकि सही उत्तर तो दे चुका। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी E1 की, यदि एक घटना घटित हो चुकी है तो क्या आएगा? PE1 गुणा PA/E1 बटे PE1 गुणा PA/E1 प्लस PE2 गुणा PA/E2। मान रखिए, आंसर प्राप्त कीजिए। मान तो आप रख लेना बेटा। चलो मैं रख ही देता हूं। PE1 का मान कितना है? 3/4। और इसका मान कितना है? 1। और इसका मान कितना है? 3/4 गुणा 1। और इसका मान 1/4 गुणा 1/4। ये तो आ गया 3/4 भाग, ये कितना आ गया? 3/4, और ये आ गया 1/16। 3/4 प्लस 1/16, तो 16, 4 × 16 ये हो जाएगा 12, और एक 13/16। तो यहाँ आपका क्या आएगा? 13/16। तो 3/4 गुणा 16/13, 4 × 16, 4 × 12, 12/13, राइट आंसर। तो बेस प्रमेय का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। और यही क्वेश्चन दुख देता है बच्चों को। बेस प्रमेय इसके बाद में आपका आता है प्रायिकता बंटन। बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है, बता रहा हूँ ना, प्रायिकता बच्चों का खेल है। मैट्रिक सारणी में तो फिर भी गलत हो सकता है, 3-3 पढ़ने पर और 2-2 नंबर मिलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट है, नंबर मिलेंगे बढ़िया, लेकिन भैया इस दुनिया में दिमाग की पूजा है। प्रमेय इसकी बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो उतार लिया होगा आई थिंक, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 विद्यार्थियों को बताया जाता है कि अब की बार आपके पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। प्लीज आप पेपर पैटर्न को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी कम हुए हैं, और आपके जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन जिसको अपन मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहते हैं वो आएंगे, और ब्लैंक स्पेस वाले आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे। तो थोड़ा सा एक बार पेपर का स्टडी करके जरूर जाएं। हो सकता है मैं डैश वर्क भी यहाँ पर चालू कर दूं आपको, तो डैश वर्क भी आपको पढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ताकि क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच
99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है। 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी व्यक्ति को उस रोग से ग्रसित बता देता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि उसे यह रोग है, उसे क्या यह रोग है। अब देखिए यहां से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ लिया, समझ में बिल्कुल नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चे। ये ब्लड टेस्ट वाली फैक्ट्री है, को फैक्ट्री नहीं बोल सकते, सॉरी लैब है। ये लैब है और लैब के अंदर ब्लड टेस्ट कर रही है। मान लीजिए लड़की है और ब्लड टेस्ट करने वाली लड़की का मान लो नाम है, कुछ रख देते हैं, मान लो रिंकी है या कुछ और नाम रख देते हैं, मान लो अपन क्या रख सकते हैं, मान लो कुकी। मान लो ये कुकी क्या कर रही है, ब्लड टेस्ट कर रही है। कुकी अभी ब्लड टेस्ट तो कर रही है लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी है टेस्टिंग करने में। ये ब्लड की जांच कोई एक रोग के लिए कर रहे हैं, जैसे मलेरिया के लिए कर रहे हैं। ये ब्लड, ये मान लो लैब बनी है केवल ब्लड के टेस्ट करेंगे मलेरिया रोग के लिए या हो सकता है डेंगू के लिए, ऐसे। तो ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो 99% तो सही है। 99% सही होने का मतलब है कि 99% सही होने का मतलब है कि 99% स्थिति में तो इस लैब से निकलने वाली रिपोर्ट सही निकलेगी। सही निकलने का मतलब है अगर वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो ग्रसित बताएगा, ग्रसित नहीं है तो ग्रसित नहीं बताएगा रिपोर्ट के अंतर्गत। लेकिन 0.5% बार, यानी बहुत कम परसेंट, 0.5% बार ये जो ब्लड टेस्ट करने वाली लड़की है ना, वो गलत रिपोर्ट दे देती है। यहाँ पर तो सही रिपोर्ट देती है और यहाँ पर गलत रिपोर्ट देती है। गलत रिपोर्ट का मतलब है कि बिल्कुल एक तंदुरुस्त व्यक्ति जा रहा है, बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति जा रहा है, कोई उसे उस रोग है ही नहीं, लेकिन फिर भी वह ये जो ब्लड की रिपोर्ट है उसके जो रिपोर्ट कार्ड आ गया, उस कार्ड के अंदर उसको उस बीमार बता भी दी है इसने। 99% में तो सही रिपोर्ट देती है। सही रिपोर्ट का मतलब अगर ये रोग से ग्रसित है तो रोग से ग्रसित लिखा आएगा रिपोर्ट में, कागज में, और अगर रोग से ग्रसित है तो रोग से ग्रसित नहीं आएगा कागज में। लेकिन यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति है और उसकी रिपोर्ट भी कैसे बता रही है, पॉजिटिव बता रही है कि आप उस रोग से ग्रसित हो। कौन, ये कुकी। और कुकी क्यों बता रही, क्योंकि त्रुटि हो गई उससे। आपकी बार व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं था फिर भी रोग से ग्रसित बता रही है, और आपके जो रिपोर्ट थी उसमें लिख भी दिया कि इसको यह रोग है। यानी कौन सी रिपोर्ट दे दी, इसने गलत रिपोर्ट दे दी। एक बहुत बड़ा जन समुदाय है, ये बहुत बड़ा जन समुदाय है। इस जन समुदाय में 0.1% व्यक्ति, कोई भी गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, व्यक्ति इस रोग से वास्तव में ग्रसित है, और बाकी 100% में से घटा लो कितने हैं जो रोग से ग्रसित नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति को चुना गया, ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति को चुना गया समुदाय में से, और इस व्यक्ति से पूछा गया कि बताइए आपकी ब्लड रिपोर्ट क्या है, आपकी ब्लड रिपोर्ट क्या है। तो उस व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट में उसे वह रोग से ग्रसित था। रिपोर्ट में व्यक्ति को सेलेक्ट किया, उसका रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट में व्यक्ति को रोग से ग्रसित बताया गया है। मतलब ये घटना घटित हो गई कि सेलेक्ट किया गया व्यक्ति है वो रोग से ग्रसित है। आप तो अब ये बताओ कि वास्तव में रोग से ग्रसित था या वास्तव में उसने गलत रिपोर्ट के कारण रोग से ग्रसित इस कार्ड में लिखा हुआ आया है। समझ में आया बेटा कि रोग से ग्रसित तो किसमें लिखा हुआ है, कागज के टुकड़े में तो लिखा है, उसकी रिपोर्ट ही तो बता रही रोग से ग्रसित। वो वास्तव में रोग से ग्रसित हो भी सकता है और वास्तव में रोग से ग्रसित नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी तो बिना रोग से ग्रसित हुए व्यक्ति को भी रोग क्या करती है, गलत रिपोर्ट के द्वारा रोग से ग्रसित बता देती है, क्योंकि कुकी है, नहीं है अभी तो। समझ में आया। तो आपको ये जो घटना घटित हो चुकी है उसको तो मानना ए। कौन सी घटना, कि व्यक्ति के रोग से ग्रसित होने की घटना को ए दे देते हैं। व्यक्ति के रोग से ग्रसित होने की घटना, यानी हमने एक व्यक्ति पकड़ा जो रोग से ग्रसित बता रहा है, व्यक्ति के रोग से ग्रसित हुआ है वो कौन रिपोर्ट बता रही है। तो इसको और भी थोड़ा सा आप लिख सकते हो ढंग से, व्यक्ति की रिपोर्ट में रोग से ग्रसित होना, या आपकी किताब में लिख रखा है एक
यदि उसे वह रोग से ग्रसित है, उसके रक्त की जांच में रोग से ग्रसित होता है। व्यक्ति की रक्त जांच में व्यक्ति के रोग से ग्रसित, रक्त जांच में व्यक्ति के रोग से ग्रसित होने की घटना। रक्त जांच में तो बता चुका है कि रोग से ग्रसित हो चुका है उसको। रक्त जांच में व्यक्ति को बताया गया है कि रोग से ग्रसित। किसने बता दिया? कुकी ने। किसने बता दिया? कुकी ने। हो सकता है कुछ भी हो, कुकी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है। उस लड़की ने इस लड़के की रक्त जांच में बता चुका कि उसे वो रोग है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वास्तव में वो रोग से ग्रसित है क्या? तो वास्तव में तो रोग से ग्रसित हो भी सकता है और वास्तव में वह रोग से ग्रसित नहीं भी हो सकता है। रिंकी है, रिपोर्ट निकाल रही है, रिंकी निकाल रही है, गलत भी तो निकाल सकती है। तो वास्तव में रोग से ग्रसित होने की घटना, वास्तव में रोग से ग्रसित होने की घटना, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? E1। और वास्तव में रोग से ग्रसित नहीं है, यानी वास्तव में रोग से ग्रसित नहीं होने की घटना, इसको क्या दे दिया अपन ने? E2। अब देखिए इसमें आप कैलकुलेशन खुद कर लेना क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अपन को निकालना PE1 सबसे पहले। PE1 का मतलब वास्तव में रोग से ग्रसित होने की प्रायिकता। एक जन समुदाय है, उसमें से कितने परसेंट लोगों को वास्तव में रोग है? 0.1%। यानी 0.1% का मतलब क्या हो गया? 0.1/100 यानी कितना का? 1/1000। तो PE1 का मान हो गया। और क्या निकालना? PE2। अब PE2 का मतलब क्या है? आप एक में से घटा के मान निकाल सकते हो कि वास्तव में रोग से ग्रसित नहीं होने की प्रायिकता। तो एक में से क्या कर दो? इसको घटा दो आपकी। ये तो कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं ना कि किसी भी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो एक में से घटित होने की प्रायिकता घटा लो। कितना का? 999 और बटे 100। और क्या? PA/E1 चाहिए। A/E1 का मतलब है कि व्यक्ति वास्तव में रोग से ग्रसित है। व्यक्ति वास्तव में रोग से ग्रसित है तब रक्त जांच में व्यक्ति के रोग से ग्रसित होने की प्रायिकता कितनी है? इसका मतलब व्यक्ति वास्तव में रोग से ग्रसित है और फिर रक्त जांच में रोग से ग्रसित होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका मतलब है रोग से ग्रसित है और रोग से ग्रसित बताएगा। इसका मतलब आपकी रक्त जांच कैसी? असरदार, यानी सही रिपोर्ट देने की प्रायिकता। और सही रिपोर्ट कितने परसेंट देता है? 99%, यानी 99/100। और एक क्या चाहिए आपको? PA/E2, यानी व्यक्ति वास्तव में तो रोग से ग्रसित नहीं है, फिर भी जांच में यह बताया गया है कि उसको रोग ग्रसित है। इसका मतलब गलत रिपोर्ट, यानी 0.5%। और 0.5% का मतलब हो गया आपका 5/1000। ये इसको क्या लिख सकते हैं? 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1/200। तो आपको निकालना क्या है? PE1/A। रक्त जांच बता चुकी है कि रोग ग्रसित है, तो वास्तव में रोग से ग्रसित होने की प्रायिकता क्या आएगा? PE1 गुणा PA/E1 प्लस PE1 गुणा PA/E1 प्लस PE2 गुणा PA/E2। अब देखिए, अब यहाँ पर मान आप रख लेना, सारे मान आपके ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।